नमस्कार, मैं हूं अवनींद्र आशुतोष। आपका बहुत बहुत स्वागत है रोज की तरह पूर्वांचल एक्सप्रेस में। पूर्वांचल एक्सप्रेस का जो मतलब होता है वो यही होता है कि अगर आप अपने गांव से, शहर से या उन गलियों से बहुत दूर चले गए हैं नौकरी के लिए, रोजी रोटी के लिए, तो जाहिर सी बात है कि आपको उन खबरों से वंचित होना पड़ता होगा जिसको आप मिस करते हैं। लेकिन अब वक्त आ गया है कि उस कमी को पूरा करने के लिए हम आपको उन खबरों को दिखाएं जिसको देखकर आप अपने गांव, घर को महसूस कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं पूर्वांचल एक्सप्रेस। तो चलिए दनादन पूर्वांचल एक्सप्रेस की गाड़ी बढ़ाते हैं और उतरते हैं खबरों के एक एक अलग अलग स्टेशन पर। सबसे पहले बात करेंगे गोरखपुर की। गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में एक कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे सांसद योगी आदित्यनाथ ने नेपाल में लागू हुए नए संविधान पर बोलते हुए कहा कि नेपाल का नया संविधान आत्मा विहीन है, यानी कोई आत्मा ही नहीं है। असदुद्दीन ओवैसी की बयानबाजी पर वो बोलते हुए उन्होंने ओवैसी को विकृत मानसिकता का व्यक्ति तक बता डाला। एक आत्मा विहीन संविधान नेपाल की संविधान सभा ने नेपाल को दिया है। स्वाभाविक रूप से आत्मा विहीन मनुष्य जैसे निर्जीव होता है, वैसे ही नेपाल को पूरी तरह छत विछत करने की साजिश के तहत यूरोपियन यूनियन और चीन के दबाव में इस प्रकार का एक संविधान दिया गया है, जिसका नेपाल के अंदर ही भारी विरोध हो रहा है। इस संविधान को नेपाल की 95% जनता ने पूरी तरह खारिज किया है। यह नेपाल के राजनीतिक नेतृत्व की अक्षमता को प्रदर्शित करता है और इस संविधान ने इस बात को साबित कर दिया है कि नेपाल में लोकतंत्र के नाम पर जो लूटतंत्र वहाँ पर फैलाया, जो के नाम पर जो कुछ हो रहा है, यह नेपाल की जनता और सनातन हिंदू धर्मावलंबी किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं कर सकता। केंद्रीय मंत्री ने किसी धर्म का, किसी मत और मजहब का अपमान नहीं किया है। ये सोच का फर्क है। अब संस्कृति के बारे में और धर्म के बारे में ओबीसी जैसे लोग जो विकृत मानसिकता के हैं, वे लोग अगर उपदेश देने लग जाएंगे तो ये वही स्थिति है जैसे कोई वैश्या पतिव्रता होने का उपदेश दे। तो वह बड़ी अच्छी तरह से इन्होंने अपनी बात कह दी है और कहा है कि संविधान ने एक ऐसे देश का निर्माण किया है जहां पर आत्मा नहीं है। और जाहिर सी बात है, अगर हम हिंदुत्व की बात करते हैं तो योगी आदित्यनाथ काफ़ी बढ़ चढ़कर उसमें हिस्सा लेते हैं और उनकी कल्पना थी कि नेपाल को हिंदू राष्ट्र बना दिया जाए। लेकिन वहाँ के संविधान ने वाकई जिस तरह से फैसला लिया है और ऐसे में नेपाल की जो नई छवि बनकर आई है पूरी दुनिया में, जाहिर सी बात है उसको लेकर ये चिंतित हैं और कहीं ना कहीं से इनके अंदर संतुष्टि नहीं है। यही कारण है कि आदित्यनाथ ने साफ कहा है कि ये जो पूरी तस्वीर आई है उसमें आत्मा नहीं है। अगली खबर के लिए जरा रुक करते हैं। गोरखपुर महानगर में बन रही तमाम ऊंची बिल्डिंगों में काम कर रहे मजदूरों की सुरक्षा को लेकर बिल्डर कितने संजीदा हैं, इसका एक उदाहरण देखने को मिला। गोरखपुर जिले के खोराबार थाना क्षेत्र में निर्माणाधीन इमारत में काम कर रहे एक मजदूर की 13वीं मंजिल से गिरकर मौत हो गई। हादसे की खबर बिल्डर को भी दी गई, लेकिन जानते हैं क्या हुआ? बिल्डर ने मौके पर पहुंचने की जहमत तक नहीं उठाई, जिसके बाद मजदूरों में खासा रोष देखा गया। सकलदेव ठाकुर के रहने वाले मधुरी किस जिले में पड़ता है? बेतिया। कौन सा राज्य? बिहार। बिहार बिहार तो यहाँ क्या करते थे? चंपियर बिहार। यहाँ क्या करते थे आप? काम कर रहा है, ये आपका लड़का जो लेबर में काम करता है, कंपनी में काम कर रहा पूरी है। घटना क्या हुई? कितने तल्ले पर से गिर लो? 13 पर। तो बताइए। वो तो काम करने गए, एक खाना खाया है ना सर, तो लगभग 1 बजे से आया है। उसके बाद 13 पर से खाना खाने पर गिर गया वो। 13वीं बिल्डिंग से गिरा है? हाँ, आपका 13। लड़का क्या नाम है उसके लड़के का? कृष्णा ठाकुर, जेठ लड़का है वो हमारा। तो क्या सेठ से कुछ बात हुई आपकी? नहीं, अभी बात नहीं हुआ। आप क्या चाहते हैं? आप पूरी बात बताइए। अब क्या चाहिए, वो
अब आएगा तो भी उसे बतियाएंगे। तो आपकी क्या मांग है? मांग तो हम उठाएंगे ना, बताइए ना अपनी मांग। थाना खोराबार क्षेत्र में एक अपार्टमेंट बन रहा है जिसमें कई मंजिला है ये। तो ये एक मजदूर ये काम कर रहा था। पहले बताया गया कि सीढ़ी से नीचे उतर रहा था, लेकिन जो नीचे शव पड़ा हुआ है उसको देख के लगता है कि ऊपर काम कर रहा है। काम करने के दौरान ही किन्हीं कारणों से नीचे गिरा है। इसमें पंचायतनामा भरवा के पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है और इसके पिता यही मौजूद हैं। विधिक कार्रवाई की जा रही है। सर, इतनी बड़ी बिल्डिंग है लेकिन इसमें किसी तरह का लेबर सेफ्टी का इंतजाम नहीं, न बेल्ट है, न क्रेन है, न कभी नेट बनाया गया है इसमें। हाँ, वो मैं देख रहा हूँ, आप भी देख रहे हैं, नेट नहीं बना हुआ है। निश्चित रूप में लापरवाही है और इसमें विधिक कार्रवाई जो भी पॉसिबल है नियमतः की जाएगी। तो कृष्णा जिसकी मौत हुई है उसके पिता दुखी हैं। पुलिस बता रही है कि लापरवाही है, लेकिन बिल्डर साहब को टाइम नहीं है कि यहाँ पर आकर दुख को बांट सके। और जाहिर सी बात है ये सरासर लापरवाही का मामला है और ये बिल्कुल साफ हो गया है कि जो मजदूर यहाँ काम करते हैं उनकी जिंदगी की कोई कीमत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गोरखपुर में बढ़ते अपराध ग्राफ को देखकर पुलिस ने भी मुस्तैदी दिखानी शुरू कर दी है। लंबे समय से वांछित इनामी बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मुखबिर की सूचना के आधार पर पुलिस ने दबिश डाली। बदमाश के पास से 315 बोर का देसी कट्टा और 2 जिंदा कारतूस भी उसने बरामद किए हैं। फिलहाल पुलिस ने इस इनामी बदमाश को सलाखों के पीछे भेज दिया है। कि जॉइंट ऑपरेशन से हमने एक वांछित अपराधी और पुरस्कार जिसको मिला है सूरज सिंह पुत्र धनवंत सिंह को आज गिरफ्तार किया गया है। इसके खिलाफ 5 मुकदमे में वांछित था ये। उसमें 4 लूट के मुकदमे हैं और एक आर्म्स एक्ट का मुकदमा है और इससे एक अदद देसी कट्टा 315 बोर और 2 कारतूस भी इससे बरामद हुए हैं। कच्ची शराब का गोरख धंधा करने वालों के हौसले इन दिनों बहुत ज्यादा बुलंद हो गए हैं। ये लोग पुलिस की नाक के नीचे धंधा करते हैं, लेकिन पुलिस को इस बात की कानों कान खबर तक नहीं होती। ऐसा ही कुछ मामला सामने आया है संत कबीर नगर के एक गांव में, जहां कच्ची शराब के कारोबारियों ने शराब को जमीन के अंदर दबा कर रखा था। वहीं आबकारी की टीम ने छापा मारकर इस गोरख धंधे का पर्दाफाश कर दिया और भारी मात्रा में कच्ची शराब नष्ट कर दिया गया। ग्रामीणों का आरोप है कि यह गोरख धंधा पुलिस की मिली भगत के कारण फल फूल रहा है, वरना इस तरह का मामला सामने कैसे आता है। कोई भी लगाना आसान है, लेकिन निश्चित रूप से डेली चूंकि इसमें मॉनिटरिंग डीएम साहब के द्वारा स्वयं की जा रही है, वो स्वयं इंटरेस्ट लेते हैं, इसको रिपोर्ट की जाती है, उसको फिगर को देखते हैं और हम लोग उनके निर्देश से काम कर रहे हैं पूरी तरह से। लगभग सुबह आज 4 बजे से दबिश की जा रही है। कल रात में 10 बजे तक दबिश की गई थी। चुनाव के मद्देनजर प्रशासन काफ़ी ध्यान है इस बात। कच्ची शराब जो है ये गरीब मासूम बच्चों को भी इसमें चपेट में ले लेती है। तमाम लोग इसको पीने से मौत के शिकार हो जाते हैं और पूर्वांचल में कई लोग, इसे मऊ की घटना ले लीजिए, वहाँ भी 8-9 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। और खेत की बात है कि इसमें बच्चे जो है बहुत ज़्यादा चपेट में आ रहे हैं और पकड़े भी जाते हैं कच्ची शराब बनाने वाले के मिनी फैक्ट्रियाँ, लेकिन कुछ कार्रवाई होने के बाद भी कुछ उन पर कुछ नहीं होता है, बाद में छोड़ भी दिए जाते हैं। हमें लगता है कि प्रशासन के लोग भी इसमें शामिल हैं। तो महंगाई और बेरोजगारी का जो साइड इफेक्ट होता है उसी का ये नतीजा है, क्योंकि अगर हम सूत्रों की माने तो इस पूरे गोरख धंधे में बच्चों को भी इस्तेमाल किया जाता था। और क्योंकि बच्चों को इसलिए इस्तेमाल किया जाता था कि 2 पैसे अगर कमाते हैं तो घर तक रोटी की सुविधा पहुंचती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि क्या इस तरह का जो गैर कानूनी काम है उसमें बच्चों को शामिल करना सही है। ये शराब कच्ची हो या पक्की हो, पीने वालों को तो बस पीने का बहाना चाहिए, लेकिन इस धंधे में जो लोग उतरते हैं उनकी कई बार मजबूरियां भी सामने आती है। और जाहिर सी बात है जब इस गोरख धंधे में उनको पकड़ा जाता है तो उनकी ज़िंदगी कहीं ना कहीं से बिल्कुल तबाह हो जाती है, परेशान हो जाती है, क्योंकि उनके ऊपर एक धब्बा लग जाता है। और शराब माफियाओं को इस बात से कोई लेना देना नहीं। उनका तो मकसद है कि किसी तरह से उनका धंधा फले फूले, भले ही किसी बच्चे का भविष्य बर्बाद हो। लेकिन पूरी तरह से कच्ची शराब का ये जो काला कारोबार है उसको आबकारी टीम ने पकड़ लिया है, पुलिस को पता चल गया है और यही कारण है कि उसको नष्ट कर दिया गया है। तो संत कबीर नगर से जो खबर आ रही है वो आबकारी ने छापा मारकर
नष्ट कर दी है शराब को, और कच्ची शराब भारी मात्रा में पकड़ी गई है। सबसे अहम है कि ज़मीन के अंदर इसको छुपा कर रखा गया था और पता चल गया है आबकारी विभाग को, पुलिस वालों को। लेकिन सबसे जो अहम है कि इस पूरे धंधे में उन लोगों का इस्तेमाल किया जा रहा था जो बेरोजगार हैं, गरीब हैं, और जाहिर सी बात है उनको पता नहीं हो जाता, क्योंकि उनका जो मकसद होता है सिर्फ 2 रोटी होती है, और ऐसे में उनको कब इस्तेमाल कर लिया जाता है उनको पता नहीं चलता। लेकिन कुछ अगर हम गांव वालों की बात माने तो उनकी गरीबी इस कदर ज़्यादा बढ़ गई है कि वो चाह कर भी अपने बच्चों को या फिर अपने रिश्तेदारों को इस धंधे में शामिल होने से रोक नहीं पाते, क्योंकि सवाल रोटी का है। फिलहाल वक्त हो गया है, हम आगे बढ़ेंगे खबरों के साथ, लेकिन अभी यहाँ पर आपको बता दें कि ये बहुत ही गंभीर मामला है, और जब भी इस तरह के मामले सामने आते हैं तो समाज का कई चेहरा नज़र आता है, क्योंकि शराब कच्ची हो या पक्की बहुत ही घटिया बात है भैया, समाज में इस तरह की जब घटना सामने आती है। फिलहाल वक्त हो गया एक छोटा सा ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम आए फिर बढ़ाई गाड़ी पूर्वांचल एक्सप्रेस के, तो वह बनल रही है, देखत रही पूर्वांचल एक्सप्रेस। लेमन टीवी अब इसलिए हिट हो जाएगा पूरे महाराष्ट्र में और पूरे देश में, क्योंकि वो पूर्वियों की आवाज बनने जा रहा है, पूर्वियों की भाषा को तवज्जो देने जा रहा है। इसलिए मेरी शुभकामना भी है और आशा है कि सुपरहिट लेमन होगा। जी नमस्कार, मैं सुरेश शुक्ला, गायक संगीतकार। पूर्वांचल एक्सप्रेस के समस्त दर्शकों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। उत्तर प्रदेश, बिहार, तमाम अपने गांव जवार की न्यूज़ देखें, खुश रहें। धन्यवाद। मैं हूं निर्माता, निर्देशक और संगीतकार राजकुमार पांडे, और आप सब देख रहे हैं पूर्वांचल एक्सप्रेस। और मैं बहुत सारी शुभकामना देता हूं कि चैनल उस तरह चले, प्रोग्राम उस तरह चले जिस तरह से गंगा जमुना का धारा चलता रहता है, निरंतर बहता रहता है, उसी तरह जो एक्सप्रेस है ये अपने आप में एक रफ्तार में चलता रहे। धन्यवाद। लेमन चैनल की तरफ से पूर्वांचल एक्सप्रेस नाम का जो कार्यक्रम पूर्वांचल के लोगों के लिए शुरू किया गया है, मैं पूर्वांचल के लोगों की तरफ से और अपनी तरफ से पूर्वांचल एक्सप्रेस के सभी लोगों को, पूरी टीम को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। खबरों की परख हूं सैयद जैदी, और काफी दिनों के बाद एक बार फिर आप मुझसे रूबरू हैं तजुर्बे की कसौटी पर। रॉबर्ट वाड्रा अकेले ऐसे व्यक्ति हिंदुस्तान में नहीं होंगे जिन्होंने ये काम किया। अब वजह यह है कि वो 10 जनपद के दामाद हैं। फिर वही बेबाक अंदाज, जब अपने घर शीशे के हों तो पत्थर क्यों उठाते हैं खामखा आप लोग? राष्ट्रीय विपक्षी पार्टी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि ये मुद्दा उठा सके। देखिए जायजा सैयद जैदी के साथ सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे सिर्फ लेमन न्यूज पर। ब्रेक के बाद रहो लोगन के बहुत बहुत स्वागत बा। हमार गाड़ी आगे बढ़त जात बा खबरों के साथ साथ, जेकर नाम बा पूर्वांचल एक्सप्रेस। तो चलिए गाड़ी के फिर बढ़ा बतानी आगे। 1965 के युद्ध की गौरव गाथा को जहां पूरा देश याद कर रहा है, तो वहीं भारत और पाकिस्तान के बीच हुए इस युद्ध की स्वर्णिम यादें ताज़ा करने के लिए इलाहाबाद में एक प्रदर्शनी का शानदार आयोजन किया गया, जिसे देखने के लिए युवाओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। ये प्रदर्शनी इलाहाबाद के नेशनल म्यूजियम में लगाई गई है। प्रदर्शनी में 1965 के युद्ध से जुड़ी तमाम जानकारियां और शहीदों की तस्वीरें समेत जंग के दौरान इस्तेमाल हुए हथियारों को भी देखकर लोग अमर सपूतों की शौर्य को याद कर रहे हैं, उन्हें सलाम कर रहे हैं। और मैं आशा करता हूं कि इस माध्यम से हम पूरे देशवासियों को हम उन तक हमारे संदेश पहुंचा सकें
और इस 1965 ऑपरेशंस के बारे में उनको जानकारी दे सकें। हम ये भी कोशिश करते हैं कि हमारे जो बच्चे हैं, अगर जो अभी आर्टिफैक्ट्स लगाए गए हैं उनको देखकर उनको प्रेरणा मिले कि फ़ौज के साथ शामिल हो, ज्वाइन हो और हमारे साथ मिलजुल कर देश को आगे ले जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ बैटल्स को दर्शाए हैं, जैसे कि बैटल ऑफ फिलोरा है, बैटल ऑफ दोगराई है, बैटल ऑफ असल उत्थर है। उनके बारे में हमारे जो जवानों ने अपने प्राण के सैक्रिफाइसेस दिए हैं, उनके बारे में जानकारी देने की हम कोशिश कर रहे हैं। प्रेरणादायक है। ये बताता है कि कैसे हमारे देश के ही नागरिक जो सैनिक बनते हैं, जाके देश की सीमाओं पर अपने प्राणों की आहुति देने से भी नहीं चूकते हैं। 1965 के बारे में आप सभी जानते हैं कि ऐसे समय में 1965 की युद्ध हुआ था, जिस समय हमारी सेना और हमारे नागरिकों का भी मनोबल थोड़ा कम था, क्योंकि चीन के युद्ध के बाद हम लोगों को बहुत चुनौतियां फेस करनी पड़ रही थी। ऐसे समय में हमारी सेनाओं ने जो पलट के जवाब दिया और उस समय जय जवान और जय किसान का नारा लगा, उससे ये स्पष्ट हुआ कि नागरिक और सैनिक का सहयोग रहेगा तो कोई भी देश पीछे नहीं रह सकता है। क्योंकि मेरा ये मानना है, हमारा मानना है कि हर सैनिक वर्दी में नागरिक है और हर नागरिक बिना वर्दी का सैनिक है। तो जब तक इनका सामंजस्य नहीं रहेगा, हमें नागरिकों के रूप में न केवल इससे प्रेरणा लेनी चाहिए, ऐसी घटनाओं से अपने लोगों को मोटिवेट करना चाहिए कि वो जाएं, सेनाओं में अपना योगदान दें, नौकरी करें और देश की सेवा करें। बल्कि ऐसे समय में जब सेनाओं को सीमाओं पर या अन्यथा आवश्यकता पड़ती है, तो हर नागरिक आगे आके उनका सहयोग करे। शहीदों के मज़ारों पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मरने वालों का यही बाकी निशा होगा। जिन लोगों ने अपने देश के लिए जान दी है, उनको हमेशा याद किया जाएगा, उनको हमेशा सलाम किया जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। मुरादाबाद के थाना कटघर क्षेत्र में एक महिला पुलिसकर्मी पर जान से मारने की नीयत से कुछ लोगों ने हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि जिन लोगों ने महिला पुलिसकर्मी पर हमला किया है, उन पर महिला पुलिसकर्मी ने एक मामले में नोटिस जारी किया था, बस जिससे खफा आरोपियों ने महिला पुलिसकर्मी पर तलवार से हमला कर दिया। हमले में महिला पुलिसकर्मी बुरी तरह से घायल हो गई। हमलावरों ने इतनी बुरी तरह से वार किया कि महिला का कान कटकर गिर गया। हमला करने के बाद से आरोपी फरार बताए जा रहे हैं। फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि महिलाओं की सुरक्षा को लेकर जिस तरह से सवाल किए जाते हैं, जिस तरह से बातें की जाती हैं, ऐसे में साफ है कि आम महिलाओं के साथ साथ पुलिसकर्मी भी, खासकर महिला पुलिसकर्मी भी इसका शिकार बन जाती है। मैं और मेरी पत्नी यहाँ जा रहे थे किसी काम से, तो इनका पिछले महीने महिला थाने में थी, तो इनका कुछ पहले नोटिस किया था। तो अब नोटिस के लिए आए थे, तभी उसने जो है, हम जा रहे थे, उसने और उसके भाई ने उसे आवाज़ दे दी और आवाज़ देकर उसने जो है तलवार से हमला कर दिया। एक नितिन था और उसका भाई पीयूष था। हमारी महिला होमगार्ड है एक नीरज, वो पहले महिला थाने पे थी। उसी दौरान वो एक नोटिस तामील करने आई थी गोविंद नगर में। यहाँ पे एक आदमी की पत्नी ने उसके खिलाफ शिकायत करी थी महिला थाने में, तो उसी को संबंधित वो नितिन जो आदमी था उसके यहाँ पे नोटिस तामील करने आई थी। उसी दौरान उससे उनकी थोड़ी बहुत दुश्मनी आपस में हो गई नितिन की, इसको लेके कि नोटिस तामील करने आई है। तो आज वो होमगार्ड अपने पति के साथ गली नंबर 5 गोविंद नगर से गुजर रही थी। पति उसका साथ में था चेतराम, रमेश पुत्र चेतराम। तो बताया जा रहा है कि उसने जो तहरीर दी है महिला ने, उसमें ये है कि हम अपनी गली से 5 नंबर गली से गुजर रहे थे, तो तभी जिसके यहाँ पे पहले मैंने नोटिस शामिल किया था नितिन, जिसने अपने भाई को आवाज़ लगाई पीयूष को कि तलवार लेके आओ, और वो जो नीरज होमगार्ड थी जो नोटिस तामील करने आई थी, वो निकल रही है गली से, तो इन्होंने तलवार से जो है नितिन ने महिला होमगार्ड पर हमला किया, जिसमें उसका बायां कान कट गया और उसका पति रमेश घायल। घटना ये है, इसके
इसके बाद इनका मेडिकल कराया गया और महिला होमगार्ड के पति द्वारा थाने पर तहरीर दे के मुकदमा पंजीकृत करा लिया गया है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए जो ये नितिन और पीयूष दोनों भाई हैं, इनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने इनके घर पे इनकी 2-3 जगह इनके ठिकानों पर छापा मारा, दबिश दी। अभी फिलहाल नहीं, लेकिन अभी ये लोग फरार चल रहे हैं, जल्दी पकड़ेंगे। नहीं, इसमें रंजिश तो भी ऐसी कोई सामने आ नहीं पा रही, क्योंकि हम लोगों का तो काम यही है कि हम लोग नोटिस शामिल करें और आदमी को अरेस्ट भी करना होता है। इस दौरान कभी कभी थोड़ा मनमुटाव हो जाता है आपस में, लेकिन इसमें इतनी बड़ी रंजिश की बात नहीं है कि आप किसी पे जानलेवा हमला कर दो। इसमें ऐसा हो सकता है या तो इस नितिन की मानसिक हालत सही नहीं है, जो भी है, लेकिन बहरहाल इसने 307 के अंतर्गत क्राइम किया है IPC में, तो इसमें मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। इंसान की क्या बात करें, जानवर भी सुरक्षित नहीं है, इसलिए उनको भी बेचने की साजिश की जाती है तस्करी के माध्यम से। वही खबर आपको दिखाते हैं। मुरादाबाद में आए दिन हो रही पशु तस्करी की घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए पुलिस ने पशु तस्करों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। लंबे समय से पशु तस्करी करने वाले एक गिरोह के 3 लोग पुलिस के हत्थे चढ़ गए हैं। पुलिस के मुताबिक आरोपी पशुओं की लूट करने के बाद उसे बेच दिया करते थे। पकड़े गए आरोपियों के पास से पुलिस ने एक स्कॉर्पियो कार, 2 देसी पिस्टल, 6 जिंदा कारतूस और एक जर्सी अमेरिकन गाय बरामद की है। पुलिस के मुताबिक इस गिरोह के 5 लोग अभी भी फरार हैं। सकलदेव ठाकुर, मधुरी। गैंग है जो इधर पिछले कुछ दिनों से ज़्यादा सक्रिय था और इनका जो मुख्य अपराध करने का तरीका है वो पशु चोरी करना, और अगर रात के समय या सुबह अर्ली मॉर्निंग कोई पशु ले जाते हुए मिल जाए तो उसको मार पीट के पशु छीन भी लेते थे। तो यानी कि एक तरीके से चोरी और लूट दोनों तरह के अपराधों में लिप्त थे। हाल ही में जो ये गिरफ्तार हुए हैं, थाना मझोला क्षेत्र के अंतर्गत एक गाय ये चोरी करके ले जा रहे थे, जिसमें पुलिस ने इसकी चेकिंग के दौरान जब इनको चेक किया तो इन्होंने न केवल पुलिस टीम पे हमला किया बल्कि भागने की भी कोशिश की, जिसमें इनको रंगे हाथों मौके से गाय के साथ बरामद किया गया। पूछताछ में ये बात निकल के आई कि इसके पहले भी कई घटनाओं को लोग अंजाम दे चुके थे। अभी हाल ही में थाना मेनाठेर के अंतर्गत एक घटना हुई थी जिसमें इन्होंने लूट का विरोध करते हुए जो व्यक्ति था, जो जिसकी भैंसे ये लोग खोल के ले जा रहे थे, उसको गोली मार दी थी, उसकी मृत्यु भी हो गई थी। इसके अलावा भगतपुर थाना क्षेत्र में और उधम सिंह नगर की भी घटनाएं इन लोगों से विवेचना के दौरान, पूछताछ के दौरान प्रकाश में आई हैं। कुछ लड़के अभी इनके गैंग के बाकी रह गए हैं, जिनके लिए हम लोग प्रयासरत हैं कि जल्दी वो गिरफ्तार हो जाएं, और निसंदेह ये एक बड़ी उपलब्धि है पुलिस के लिए, और इससे देहात के क्षेत्र में खासतौर से पशु चोरी और लूट की घटनाओं पर अंकुश लगेगा। उसमें जो वादी ने बताया था, मुकदमा उसमें लिखा भी गया था, उसमें 4-5 लोग संभवतः उसमें उन्होंने बताए थे, और उसमें से अभी 3 लोग गिरफ्तार हुए हैं। कुछ लोग अभी ऐसे हैं जो इनके साथी रह गए हैं। उसमें से 1-2 लोग ऐसे भी हैं जो इसके सरगना टाइप के हैं और जो इन लड़कों को भेज के अपराध कराया भी करते थे। तो अभी फिलहाल तो 3 लोग अभी गिरफ्तार हुए, कुछ लोग अभी उसमें 2-3 लोग और। अब बात करेंगे बारिश की। बारिश किसी को बहुत अच्छी लगती है तो यही बारिश किसी के लिए जानलेवा बन जाती है। तेज मूसलाधार बारिश के चलते मुरादाबाद के मुंडा पाड़े इलाके में एक मकान भरभरा कर गिर पड़ा। हादसा के समय परिवार गहरी नींद में सो रहा था। मकान के मलबे में दबकर 8 साल के एक बच्चे की मौत हो गई। हादसे की सूचना मिलते ही आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। मकान गिरने से परिवार के 3 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करा दिया गया है। वहीं प्रशासन ने पीड़ित परिवार को मदद का भरोसा दिलाया है, लेकिन ये साफ है कि जिसकी मौत हो गई है वो लौटकर कभी इस परिवार में नहीं आएगा। अभी ग्राम सीएस खेड़ा में पता पड़ा था कि कलवा का मकान है, उसके नीचे उनके बच्चे दब गए हैं। तो मैं मौके पर पहुंचा, मालूम हुआ कि उनकी पुत्री निशा जी, जिसकी उम्र लगभग 8 वर्ष है, उसकी मृत्यु हो गई है। और 3-4 बच्चे में एक
बच्चा रिजवान है वो ज़्यादा घायल है, उसका डॉक्टरी इलाज चल रहा है और बाकी 2 कम सीरियस हैं। फिर भी मैंने कह दिया है कि जो घायल हैं इन बच्चों को सरकारी अस्पताल में दाखिल कर दिया जाए और सारी कार्रवाई प्रशासन द्वारा की जाएगी। जी, हम मृतक को 4 लाख रुपए देवी आपदा मद से दिलवाएंगे और जो कच्चा मकान में जो धनराशि दे है देवी आपदा मद में वो भी दिलवाएंगे, क्योंकि कलवा बहुत ही अति गरीब व्यक्ति है, आर्थिक रूप से कमज़ोर है, उसको माननीय मुख्यमंत्री राहत कोष से भी सहायता दिलवाने की सिफारिश की जाएगी। ठीक है सर। कलवा कौन से गाँव में रहते हो? क्या हुआ रहा है? कैसे? खुद ही गिरा। अच्छा, तो उसमें किसकी चोट लगी कोई? हाँ। किसके? 3 बच्चों को चोट लगी, एक बच्चा खत्म हो गया। जिन्हें चोट लगी क्या नाम है? एक इसमें फैसल है, रिजवान। कौन बच्चा मर गया, क्या नाम है उसका? निशा। कितनी उम्र है उसकी? 8 साल। अच्छा, यहाँ जिम वगैरह आए, यहाँ पे मुआवजे की बात चल रही है जी। मकान गिर गया, उसी तरह से दुख का पहाड़ भी टूटकर इसी परिवार पर गिर गया, क्योंकि 3-4 बच्चे घायल हो गए, एक बच्चे की मौत हो गई। ऐसे में अगर हम सुरक्षा की बात करें तो कितना अजीब स्थिति हो जाएगी और आपको समझ में आएगा कि वाकई गरीबों के लिए अगर इस देश में सोचने की ज़रूरत समझी जाती, बातें होती है लेकिन इनकी सुरक्षा को लेकर गंभीर होने का वक्त आ गया है। आज के पूर्वांचल एक्सप्रेस में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे हम बहुत सारी उन खबरों को लेकर जिसको आप देखना चाहते हैं, क्योंकि वो खबरें आपके आसपास की होती हैं। तो लगातार देखते रहिए पूर्वांचल एक्सप्रेस और हमको दीजिए इजाज़त। राम राम।